तो नमस्कार दोस्तों, आप सबके सोझा मैं मनीष ओझा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीचिंग केंद्र पे, जहां पे हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं केबीएस पीआरटी टीयर 2 में आने वाला हिंदी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज गद्य साहित्य की विधाएं। एवं उसके अंतर्गत हम लोग आज जानेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि गद्य साहित्य में क्या क्या इंपॉर्टेंट, मेनली हम लोग फोकस करेंगे कहानी पर, निबंध पे, जीवनी पे और आत्मकथा और रिपोर्ट। 5 टॉपिक आपको कम से कम 5 नंबर दिलाएगा, 5 मार्क्स दिलाएगा दोस्तों, मिनिमम। और अगर गलती से मैं ही बोल रहा हूँ, मतलब आ जाए अगर ये डिस्क्रिप्टिव में एक क्वेश्चन भी अगर इससे बन जाता है ना, जो कि बनना लाजमी है, तो 4 मार्क्स तो बस वहीं से आ जाएंगे, एक क्वेश्चन से। बाकी का तो अब सोच लीजिए, सिर्फ ये 5 मार्क्स का तब नहीं रह जाएगा, क्योंकि एमसीक्यू में भी आएगा और डिस्क्रिप्टिव में तो आना ही आना है इससे दोस्तों। जैसे कि इंग्लिश में राइटिंग सेक्शन से आएगा, वैसे ही हिंदी में कहानी, निबंध, जीवनी, रिपोर्ट, आत्मकथा, इन विधाओं से, गद्य विधाओं से जरूर प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सा इसमें चीजें हैं। ठीक है, मतलब कि डिटेलिंग है इसकी। तो आइए बिना देरी किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आते हैं गद्य साहित्य की स्वरूप एवं विधाएं क्या है। इसकी डिटेल तो इतना नहीं पूछेगा, लेकिन आप जानते रहेंगे तो क्या हर्ज है, बताइए। तो गद्य हमारी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, हम अपने दैनिक जीवन में कार्य, व्यापार इसी माध्यम से संपन्न करते हैं। निजी जीवन में पत्र, डायरी आदि, और साहित्य में कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक, जीवनी आदि का माध्यम भी गद्य ही होता है। गद्य साहित्य का विकास हिंदी साहित्य के आधुनिक काल से हुआ है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आधुनिक काल से इसका इंपॉर्टेंट शुरुआत हुई है, आधुनिक काल से। ठीक है, आपने हिंदी साहित्य की एक इतिहास के बारे में भी सुना होगा, और नहीं सुना है तो उसको भी बता दिया जाएगा आपको, कि आधुनिक काल में ही मुख्यतः गद्य साहित्य का विकास हुआ। ठीक है, भारतेंदु काल जिसको कहा जाता है, भारतेंदु जी ने शुरुआत कराया आधुनिक काल का, जिसमें कि गद्य साहित्य को, परंपरा को निभाया जाता है। वर्तमान में गद्य साहित्य की उपयोगिता बहुत बढ़ गई है, बिल्कुल बढ़ गई है भाई। गद्य के विषय प्रायः वे होते हैं जिनके बारे में हम सोचते अधिक हैं। गद्य प्रायः बोध, व्याख्या, तर्क, वर्णन एवं कथा के लिए उपयुक्त माध्यम है। कथा होता, कहानी वानी कहना होगा तो क्या आप कविता में पढ़ेंगे? नहीं, गद्य में पढ़ेंगे। कहानी वानी बताएंगे, क्योंकि इसमें सहजता है, सरलता है, और स्पष्टता के अतिरिक्त व्याख्या के प्रस्तुत करने का भी क्षमता होता है। व्याख्यान अच्छे से समझ में आ जाता है गद्य में, गद्य में अच्छे से व्याख्यान समझ में आता है दोस्त। सरलता है इसमें, सहजता है, स्पष्टता है, स्पष्टता भी तो होती है, साफ सुथरी भाषा में बात समझ में आती है, खड़ी बोली। तो गद्य में विचारों की क्रमबद्धता, स्पष्टता आवश्यक नहीं है, अनिवार्य भी है। बिल्कुल, विचार क्रमबद्ध होने चाहिए। ठीक है, क्रम मतलब एकदम श्रेणीबद्ध, मतलब कि एक सीरीज में, क्रम में होना चाहिए। ठीक है, एक क्रम में हो, क्रमबद्ध होना चाहिए विचार। गद्य के लिए अनिवार्यता है, ये एकदम अनिवार्य है, कंपलसरी है दोस्त। निश्चित, विशिष्ट एवं स्पष्ट अर्थ वाले शब्द गद्य के लिए विशेष उपयोगी हैं। इस प्रकार प्रयोग और प्रयोजन की दृष्टि से गद्य की भाषा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? दैनिक कार्यकलाप की भाषा, शास्त्र या तर्क भाषा, और साहित्य भाषा। 3 प्रकार की आप कौन कौन सी भाषा सीखे? 3 प्रकार की भाषा गद्य की। एक तो दैनिक, डेली में आप डेली जो पढ़ते हैं उसके बारे में। एक भाषा वो जो कि तर्क की भाषा, मतलब कोई लॉजिकल बात करते हैं, तर्क करते हैं, या शास्त्र सम्मत कोई बात करते हैं। शास्त्र, शास्त्र समझते हैं ना, शास्त्र जो भी वेद पुराण शास्त्र ये सब हैं इसमें। और साहित्यिक भाषा, लिटरेचर की भाषा, साहित्यिक भाषा भी गद्य की भाषा है। ये 3 प्रकार की भाषा हो गई गद्य की। कौन कौन सी? एक तो दैनिक, डेली जीवन में, और एक शास्त्र वाली भाषा तर्क शक्ति करके, और एक साहित्यिक भाषा। ठीक है, तो पहले प्रकार में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच चलने वाला साधारण वार्तालाप और संबंधियों आदि के साथ बात किए जाने वाला पत्रचार आदि किए जाते हैं। तो भाई दैनिक जीवन की बात करेंगे तो आप आपस की बातचीत है ये।
दूसरे प्रकार में आप कहेंगे तो शास्त्रीय और वैज्ञानिक विषयों के विवेचन, विश्लेषण, अनुशीलन आदि की भी भाषा आती है। तो दूसरा शास्त्रीय होगा तो भाई वैज्ञानिक विषय की बात होगी, साइंटिफिक बात होगी हिंदी में। और निबंध, कथा, साहित्य आदि की भाषा तीसरे प्रकार के अंतर्गत आती है। तीसरे प्रकार जो कि आपने अभी सुना साहित्यिक भाषा, वो कौन सी है? वही है आप जो निबंध पढ़ेंगे अभी, जो कि निबंध के बारे में आपसे पूछा भी है, साफ साफ बोला है कि गद्य विधाओं में आपको निबंध, मेनली निबंध, जीवनी और आत्मकथा और क्या क्या बताया आपको? अभी तो आपको बताया था, देखिए क्या क्या है। गद्य साहित्य की विधाओं में कहानी है, निबंध है, जीवनी है, आत्मकथा है और रिपोर्ट है। ठीक है, 5 प्रकार। तो गद्य साहित्य अनेक रूपों में उपलब्ध है। यह रूप गद्य की विधाएं कहलाती हैं, यथा कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, जीवन, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, पत्र, डायरी इत्यादि। प्रत्येक विधा प्रतिपादन, प्रस्तुतिकरण, भाषा शैली आदि की दृष्टि से भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। कहने का मतलब कि सिर्फ ये 5 ही प्रकार नहीं होता है गद्य की विधा का, जो कि आपको पढ़ना है केबीएस पीआरटी टीयर 2 में। इसके अलावा भी बहुत सारे होती हैं विधाएं, जैसे आत्मकथा है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, पत्र है, डायरी है। लेकिन इसके बारे में आपको जब सिलेबस में दिया ही नहीं है तो इसकी डिटेलिंग क्यों पढ़नी है, क्यों सीखनी है? जब जिस चीज के बारे में खास तौर पे बता दिया है और हमारे पास लिमिटेड टाइम है, तो हम लिमिटेड टाइम में अनलिमिटेड काम थोड़ी करेंगे। हम लिमिटेड टाइम में वही लिमिटेड काम करेंगे जो कि जरूरी है, और यही 5 चीजें जरूरी है, साफ साफ लिखा हुआ आपके केबीएस के पीआरटी सिलेबस में टीयर 2 के लिए। तो हम लोग यही प्रिपेयर करेंगे दोस्तों। पहला आता है निबंध, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे तो क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत हैं भाई, मेरी मानो तो 70% चांस तो इसी से है कि आ जाएगा यही क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में, निबंध के बारे में। हिंदी साहित्य में निबंध का महत्वपूर्ण स्थान है। निबंध गद्य लेखन की एक उत्कृष्ट विधा है। निबंध शब्द नी प्लस बंध से बना है। निबंध शब्द कैसे बना है? नी प्लस बंध, संधि विच्छेद कर ही पा रहे होगे। एक तो नी और प्लस बंध, बंध माने बधा हुआ, नी माने नहीं। तो जो जिसका अर्थ है भली प्रकार से बधी हुई रचना से होती है, सॉरी नहीं नहीं है वो, निबंध माने बंधी हुई रचना। बंधी हुई रचना का क्या मतलब है? वास्तविकता यह है कि सिर्फ यह अपने शाब्दिक अर्थ के विपरीत बंधनहीन सा होता है। शाब्दिक अर्थ बंधी हुई रचना लग रहा है, लेकिन ये बंधनहीन है, इसमें बंधन नहीं है। देखिए ये बंधन तो निबंध का बंधन नहीं है। इसमें किसी विशेष विषय, विधि या प्रस्तुतिकरण का एक सीमा तक ही आग्रह रहता है, किंतु निबंधकार इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वह किसी भी बात को सर्वथा नए ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। तो निबंध का मतलब सीधी बात है कि निबंध, लग तो रहा है कि बंधन है, लेकिन इसमें कोई बंधन नहीं है। नो बंधन रिक्वायर्ड हियर। ओके दोस्त, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी बोलूंगा, यहाँ कोई शुद्ध हिंदी की बात करेंगे तो आप समझ जाइएगा कि समझ में आना जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग जो चल रहे हैं बाइलिंगुअल थोड़ा बहुत चलेंगे। वैसे हमने जो भी कंटेंट लिया है वो सब शुद्ध हिंदी में है। ठीक है, और मैं समझा भी रहा हूँ शुद्ध हिंदी में, आपको दिख रहा होगा। देखिए निबंध के बारे में लेखक सबसे जो फेमस हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। सोचिए कितनी बड़ी कसौटी जिंदगी की, सीरियल खूब देखते होंगे आप लोग। गद्य कवियों की अगर कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। गद्य जो है अगर कवियों की कसौटी है, कवि लोग अगर गद्य की को कसौटी मान के चलते होंगे, मतलब चैलेंज है, कसौटी माने चैलेंज है अगर, तो निबंध जो है गद्य की ही कसौटी है। बताइए, एकदम कसौटी में बांध के चलना है, चैलेंज है ना। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंध में ही सबसे अधिक संभव होता है। सबसे अधिक निबंध में ही, आप देखते हो ना बच्चों से भी निबंध ही लिखवाया जाता है, पूछा जाता है। निबंध के क्षेत्र का विस्तार अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है दोस्त। उसमें दर्शन के गूढ़ तत्वों से लेकर के नाक, कान, दांत आदि जैसे सामान्य विषय समाहित है निबंध में। मतलब भाई निबंध का प्रयोग आप नाक, कान, दांत, ये सब जो ओष्ठ, जो भी इस ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आप सुने हो ना, कि ध्वनियात्मक रूप से जो है हम चेक करते हैं कि कैसे कौन सा अक्षर बोला गया है। क कंठ से बोला जा रहा है, ख कंठ से बोला जा रहा है, ग कंठ से बोला जा रहा है। ऐसे ही क्या बोलेंगे? दांत से बोलने वाला कोई बताओ। दांत से द द द तो आ रहा है शायद दांत से। ठीक है, तो मतलब ये समझाने का सिर्फ इतना मतलब है कि ये निबंध जो है वो
बिल्कुल भी बंधन में नहीं है दोस्त, बिल्कुल बंधन मुक्त है। ठीक है। गद्य का विकास आधुनिक युग में हुआ है। निबंध साहित्य का प्रारंभ भी श्री भारतेंदु युग से ही माना जाता है। मैंने पहले ही आपको बता दिया था ये लाइन कि भारतेंदु युग से ही शुरुआत हुई है निबंध की। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम सुने होंगे, वही हैं। संस्कृत साहित्य में निबंध लेखन की नहीं किया गया है, संस्कृत में निबंध नहीं है। जो गद्य लिखा गया उसे निबंध की श्रेणी में मानना उचित नहीं है। अतः यह कहना चाहिए कि निबंध आधुनिक गद्य साहित्य का नया रूप है, जो हम प्रौढ़ता प्राप्त कर संपूर्ण गद्य साहित्य में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुका है। देखिए, इतना डिटेल नहीं पूछेगा आपसे क्वेश्चन। निबंध के अगर बारे में आएगा तो मैं आपको डेफिनेशन भी बताऊंगा निबंध का आगे चल के, तो घबराइएगा मत। ठीक है, कि इतना सारा डिटेल बता रहे हैं। देखो भाई, एक चीज बताओ यार, इतना डिटेल जानते रहोगे तो थोड़ा सा इसमें आएगा तो कर नहीं लोगे? हाँ, पढ़े हो ना सेट थ्योरी? सेट थ्योरी क्या कहती है कि अगर आप एक चीज ए है जो बी के अंदर है समाहित, तो पूरा बी बी का ये पार्ट हो ही गया ये ए, लेकिन ए तो पूरा समा ही गया ना इसमें। तो हम पूरा बड़का वाला ले रहे हैं पार्ट कि पूरा हम एकदम गद्य की आपको एकदम विधा सहित समझा देंगे एकदम डिटेलिंग में। तो जो बीच वाला पार्ट होगा वो एकदम आपका काम निकाह नहीं हो जाएगा। सीधे डेफिनेशन पूछ देगा तो कर नहीं लोगे। अभी तो अभी आपको डेफिनेशन बताएंगे, अभी परिभाषा सहित बताएंगे एकदम बंधन मुक्त करके। ठीक है, तो टेंशन मत लो। हमारे इस चैनल से बंधन से जरूर जुड़ जाना भाई, बंधन बना लो, सब्सक्रिप्शन कर लो, सब्सक्राइब कर लो। फ्री में कुछ आता है जाता नहीं है, टेंशन मत लो। मतलब फ्री में कुछ तुमको नहीं बोल रहे कि आता जाता नहीं, हम कह रहे हैं कि कुछ जाता नहीं पैसा वैसा। ठीक है, तो फ्री का है, आप चाहो तो आप सब्सक्राइब कर लो भाई, अच्छा लगे तो। काम का ही चीज मिलेगा इस पे, और कोई आलतू फालतू चीज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमने अभी जो देखा कि गद्य का विकास आधुनिक युग से हुआ है और निबंध साहित्य का प्रारंभ भारतेंदु युग से ही माना जाता है। संस्कृत साहित्य में निबंध लेखन नहीं किया गया, जो गद्य लिखा गया उसे निबंध की श्रेणी में मानना उचित नहीं है संस्कृत के हिसाब से। अतः कहना यही चाहिए कि निबंध आधुनिक गद्य साहित्य का नया रूप है, जो कि प्रौढ़ता प्राप्त कर चुका है। निबंध के स्वरूप का विवेचन करते हुए बाबू गुलाब राय जी कहते हैं, देखो आ गया ना, अब ये लाइन आपसे पूछ देगा। मैं आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें भी बताता चलूंगा कि कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो स्टार मार्क कर देता हूं, बाबू गुलाब राय का नाम भूलिएगा मत। बाबू गुलाब राय, गुलाब देते हो ना बाबू को, तो राय लगा दो, उसकी राय लेकर के देना। तो गुलाब राय, बाबू गुलाब राय जो है कहते हैं कि निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और क्या भाई, और क्या जिंदगानी है, आइए, सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो। भाई साहब कहते हैं, देखो घुमा फिरा के गुलाब राय जी कह रहे हैं सीधा सीधा कि ऐसा है कि निजीपन से लिखना है, स्वच्छंद रूप से एकदम फ्री होके, एकदम बिना टेंशन के, बिना किसी कंट्रोल के, एकदम कंट्रोल मुक्त होकर के, बंधन मुक्त होकर के, नो कंट्रोल रिक्वायर्ड। तो सौष्ठव और जिसमें सीमित आकार हो, एकदम आकार इतना भी बड़ा निबंध नहीं लिखना है कि अब तो 50 पेज भर जाए, 5 पेज का ही, 2 पेज का ही, 1 पेज का ही, है ना, 300 शब्दों का, 400 शब्दों का, ऐसे ही निबंध लिखा जाता है। तो सजीवता हो उसके अंदर, ठीक है, जान हमने डालने का काम जो है विजुअल आर्ट्स में सीखा है ना, तो विजुअल आर्ट्स से सजीवता हम लोग को रिलेटेड हुए करते हुए चलेंगे दोस्त। पेडागोजी का पोर्शन हम भले ही पूछे नहीं इस बार के बी एस टीयर 2 में, लेकिन हम उसको लेके चलेंगे कि विजुअल आर्ट्स से जोड़ करके सजीवता है। ठीक है, डॉक्टर भगीरथ मिश्र के अनुसार कहते हैं, निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु विशेष सौष्ठव, सजीवता, व्यक्तिकता के साथ अपने भाषा, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। तात्पर्य यह है कि निबंध में लेखक शून्य से अनंत तक की विधि विविध विषयों के प्रति स्वाभाविक सहज उद्गार सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है। सुव्यवस्थित, सिस्टमेटिक रूप से एकदम अब चलना है, सिस्टमेटिक सिस्टम से चलना है, सिस्टम फाड़ना नहीं है दोस्त, सिस्टमेटिक वे में, सुव्यवस्थित क्रम में, ठीक है, निबंध को लिखना है। तो मिश्र जी का है, भगीरथ मिश्र जी चाहे गुलाब बाबू गुलाब राय, बात देखे दोनों की एक ही है। देखो सौष्ठव, सजीवता सब में है, स्वच्छंदता पूर्वक मतलब बिना किसी कंट्रोल के, स्वच्छंद होकर के, बिल्कुल फ्री ऑफ जो है कंट्रोल। अब देखिए निबंध के विषय में विभिन्न परिभाषाओं को दृष्टिगत करते हुए, तो भाई जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत डिटेल में है,
तो वो चाहे तो इस पार्ट को स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हैं वीडियो में, ठीक है। लेकिन मैं बोलूंगा थोड़ा बहुत अब इतना तक आ ही गए हो तो 2 मिनट और सही, ठीक है। और इसके बाद हम लोग दूसरा पार्ट निबंध का बाद हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ेंगे कहानी के बारे में, ठीक है। तो अभी तो निबंध ही थोड़ा बहुत है, जितना दिया है उसको देख लेते हैं, ठीक है। निबंध थोड़ा ज्यादा डिटेल हो गया है क्योंकि निबंध थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। तो निबंध के विषय में विभिन्न परिभाषाओं को दृष्टिगत रखते हुए हम निम्नलिखित आधार पर स्वीकार कर सकते हैं कि निबंध में पहला, आकार एवं विस्तार का उचित तालमेल होना चाहिए। देखिए आकार और विस्तार कितना हो, ये उचित तालमेल हो, बिल्कुल बरकरार हो। और दूसरा पॉइंट है, निबंध के विषयों की कोई सीमा नहीं है, कि विषय कोई सीमा नहीं है निबंध का कि कितना हम लिख सकते हैं, ठीक है। और तीसरी बात कि लेखक पूर्ण स्वतंत्रता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभूतियों को व्यक्त कर सकता है। देखिए पहले डिफिनीशन भी आपने जो परिभाषा भी पढ़ा निबंध का, चाहे वो बाबू गुलाब राय के द्वारा बनाया गया आपने परिभाषा पढ़ा हो, या फिर तो चाहे आप बाबू गुलाब राय का निबंध का परिभाषा देख रहे हो, या फिर भगीरथ मिश्र जी थे उनका अगर आप परिभाषा देख रहे हो, दोनों ही परिभाषाओं में आप ये पाएंगे कि ये सारे जो पॉइंट्स है ना, विशेषता जो निबंध की हैं, वो सब तो है अंकित उसके अंदर। चाहे आकार विस्तार की बात की सीमा तालमेल बना करके रखनी चाहिए, स्वच्छंदता पूर्वक बिल्कुल स्वतंत्र होकर के लेखक अपना भाव व्यक्त, विचार, अनुभूति व्यक्त कर सकता है। कोई सीमा नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। चौथा पॉइंट है, निबंधकार को सदैव सतर्क रहना चाहिए जिसमें शैथिल्य ना आने पाए तथा उसके लेखन में भाषा को सक्रियता और तेजस्विता और व्यंग की विविधता उत्तरोत्तर विकसित होती जाए। तो भाई साहब व्यंगात्मक शैली में भी आप चीजें लिख सकते हैं निबंध में, ये भी बात है, ठीक है। तो निबंध की ये एक और विशेषता मिल गई आपको कि व्यंग शैली में भी निबंध लिखे जा सकते हैं। तो अब आती है निबंध के प्रकारों की बारी, ठीक है। निबंध जो है कितने प्रकार के मुख्यतः होते हैं? निबंध मुख्यतः दोस्त 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। निबंध का कितना प्रकार? 4 प्रकार। निबंध में 4 प्रकार कौन कौन से? पहला है कथानक। पहला क्या है? कथानक। दूसरा क्या है? वर्णनात्मक। क्या है? वर्णन करने वाला, वर्णनात्मक, ठीक है। तीसरा क्या है? विचारात्मक, विचार की अभिव्यक्ति करने वाला, विचारात्मक। और चौथा क्या है? भावात्मक, इमोशंस की बात करता हो, भावनाओं की बात करता हो। तो 4 प्रकार, पहला कथानक, दूसरा वर्णनात्मक, तीसरा विचारक और चौथा भावात्मक। ये 4 प्रकार के निबंध होते हैं, ठीक है। प्रथम प्रकार के निबंधों में काल्पनिक वृत्त, परिचरित्रात्मक प्रसंग, पौराणिक आख्यान आदि का प्रयोग होता है। वर्णनात्मक निबंधों में प्रकृति या मनुष्य जीवन की घटनाओं का वर्णन होता है और किसी विषय पर अपने विचार सुसंबद्ध रीति से अपने विशेष दृष्टिकोण की छाप के साथ विचारात्मक निबंध में व्यक्त होते हैं। तो विचारात्मक निबंध में जो है आप दृष्टिकोण बताएंगे, अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, और भावात्मक विचारों में लेखक के हृदय से निसूत भावना की विचार सूत्र का नियंत्रण करती है। तो भावनात्मक में भावना का वर्णन होगा। देखिए भैया आपके इतना डिटेल नहीं पूछेगा कि क्या होगा, लेकिन प्रकार पूछ सकता है कितने प्रकार होते हैं, तो आप याद रखिएगा कथानक, वर्णनात्मक, विचारात्मक और भावात्मक, ठीक है। ऐसा निबंध अनुभूति की दृष्टि से काव्य निकट पहुंच जाता है। गद्य के विपरीत रूपों की भांति ही निबंध के भी विभिन्न प्रकार के रूप होते हैं, अर्थात निबंध विधा की भी अनेक विधाएं जो आजकल स्वतंत्र रूप से समाज के सम्मुख प्रस्तुत की जा रही है, उनका अध्ययन, अध्यापन, उनका विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए अलग किया जाने लगा है। निबंध के रूप आलोचना, समालोचना, जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा वृतांत, रिपोर्टाज, पत्र, भेंट वार्ता आती है। सोचिए निबंध को क्यों इतना डिटेल में आप इतना पढ़ रहे हैं, पता है? क्योंकि निबंध में ही आपको ये सारी जो अलग अलग प्रकार है ना, जो जीवनी, ये भी आपको जानना है, पढ़ना है आज। आत्मकथा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये देखो ये सब इंपॉर्टेंट है, क्रॉस नहीं स्टार, ठीक है। और ये रिपोर्टाज मतलब रिपोर्ट को ही बोलते हैं, रिपोर्ट को रिपोर्टाज बोलते हैं। संस्मरण नहीं पढ़ना है, रेखा चित्र, यात्रा, ये सब नहीं है, भेंट वार्ता भी नहीं है। तो आपके लिए स्पेशली ये निबंध में ही आपसे जीवनी आ गया, आत्मकथा आ गया, हाँ, रिपोर्टाज हो गया, ये 3 प्रकार तो निबंध में ही समाहित हो गए स्पेशली, इसलिए निबंध इंपॉर्टेंट हो गया। निबंध साहित्य का विकास क्रम कैसे विकसित हुआ? निबंध भारतेंदु एवं उनके सहयोगियों ने निबंध रचना का श्री गणेश किया। श्री गणेश मतलब शुरुआत, भारतेंदु युग और उनके सहयोगियों ने, भारतेंदु जी ने
कोई पूछे कब से शुरू हुआ, तो भारतेंदु जी के द्वारा गद्य का शुरुआत हुआ निबंध के रूप में। ये निबंध पत्र पत्रिकाओं के लिए ही लिखे जाते थे और पत्रों के संपादक प्राय निबंधों के लेखक हुआ करते थे। भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और प्रेमघन ने क्रमशः कवि वचन सुधा, ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप और आनंद कादम्बनी का संपादन किया था। ये सब नाम भी है, हिंदी साहित्य में आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि हिंदी आनंद कादम्बनी जो लिखा था प्रेमगन ने, इसी तरह से भारतेंदु जी ने लिखा था कवि वचन सुधा, और पत्रिका है ये, प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण लिखा और हिंदी प्रदीप को लिखा बालकृष्ण कृष्ण भट्ट साहब ने। तो ये चार प्रकार आपको हिंदी साहित्य से भी प्रश्न आपको बता दिया, देखा बताइए इसमें आ गया आपको हिंदी साहित्य वाला प्रश्न भी। तो इस समय के निबंधों में विषयों की अनेकता, समाज सुधार की भावना, राजनीतिक चेतना से रोचकता, पत्रकारिता आदि के गुण मिलते हैं इस युग में। ठीक है, इस युग के निबंध साहित्य के विकास को समझने के लिए भारतेंदु के स्वर्ग में विचार भाषा का अधिवेशन, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, सूर्योदय, पांचवें पैगंबर आदि जो है ये भारतेंदु जी ने लिखे हैं। बालकृष्ण भट्ट के चढ़ती उम्र कितना अच्छा लग रहा है बोलने में ना, चंद्रोदय, बातचीत, आंख, ईश्वर भी क्या ठठोल है आदि, और प्रताप नारायण मिश्र के बुढ़ापा, भौं, धोखा, दांत, परीक्षा आदि निबंधों का अवश्य पढ़ना चाहिए। ये सब पढ़ना चाहिए ऐसा बोल रहा है, तो बस जानते रहिए। 20वीं शताब्दी के आरंभ तक नई शिक्षा में दीक्षित व्यक्तियों की संख्या में काफी वृद्धि हो गई थी। पत्र पत्रिकाओं की भी संख्या और बढ़ी, और इस प्रकार पाठकों के साथ ही लेखकों का समुदाय भी बढ़ता गया, परंतु किसी सुव्यवस्थित शैली या आदर्श का भी अभाव बना रहा। शब्द भंडार, व्याकरण और वाक्य संगठन आदि का कोई स्थिर रूप न था। और इसी समय में क्या हुआ, सन 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक बहुत ही फेमस पत्रिका, जो कि हमेशा पूछा जाता है, याद रखिएगा, संपादन किया। उस पत्रिका का नाम क्या है भाई साहब, सरस्वती। और देने वाले का नाम, किसने संपादन किया है इसका, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। महावीर द्विवेदी जी ने संपादन किया सरस्वती पत्रिका का। ये पत्रिका है, मैगजीन। तो ये पूछा जाता है अक्सर कि पत्रिका ये सरस्वती जो है किसने संपादन किया, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने हिंदी गद्य को व्यवस्थित किया है। पाठक समुदाय की ज्ञान की भूख को तृप्त करने के लिए द्विवेदी जी ने ज्ञान विज्ञान के विविध विषयों पर लेख लिखे और लिखवाए। इन निबंधों का स्वर स्वभावतः भारतेंदु युग के निबंधों से अधिक गंभीर था। तो आप कह सकते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो सरस्वती पत्रिका का निबंध है वो गंभीर विषय पर था। काशी नगरी प्राचार्य सभा, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी एवं हिंदी साहित्य सम्मेलन आदि संस्थाओं के माध्यम से गंभीरतर साहित्यिक विषयों के अनुसंधान और प्रकाशन का प्रयत्न हुआ। फलतः द्विवेदी युग 1900 से लेकर 1920 ईस्वी में, देखिए आपका हिंदी साहित्य वाला भी बहुत सा पार्ट इसमें अब क्लियर हो रहा है। 1920 से लेके 1900 से लेके 1920 तक का समय किस युग के नाम से जाना जाता है, प्रश्न उठ करके यही आता है, तो द्विवेदी युग। लो कितना इजी, आपको एक नंबर दिलवा दिया। द्विवेदी युग 1900 से 1920 के बीच में। तो ये डिस्क्रिप्टिव के साथ साथ एमसीक्यू भी है, ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बनेगा इससे। तो 1900 से 1920 के ईस्वी के निबंधों में व्यंग, विनोद एवं सजीवता के साथ स्थान पर शैली की दृष्टि से गंभीरता एवं विषय वस्तु की दृष्टि से उपयोगिता सूचनाओं का वृद्धि होने लगा था। द्विवेदी युग में गंभीरता आने लगी थी भाई, नहीं गंभीर साहब आ गए। इस युग के निबंध लोक शिक्षा के माध्यम से है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, मिश्र बंधु, चंद्रधर शर्मा, गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल आदि के निबंध में पत्रकार के स्थान पर अध्यापक के स्वर की प्रमुखता हो गई थी। पत्रकार से अच्छा है टीचर ही बन गए ये लोग, ठीक है, सिखाने वाले बन गए। गुलेरी जी के कछुआ धर्म, मारेसी मोही कुंठाव और संगीत, सरदार पूर्ण सिंह की सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, नयनों की गंगा, पवित्रता, आचरण की सभ्यता आदि हिंदी निबंध साहित्य की विशिष्ट उपलब्धियां हैं इस युग में। द्विवेदी युग के बाद साहित्य को अपना विशेष क्षेत्र बनाने वाले निबंधकार भी सामने आए।
ऐसे निबंधकारों में रामचंद्र शुक्ल जी मुख्य रूप से हैं। गंभीर विचार, उदात्त भाव, हास्य व्यंग के सरस छोटे उनके निबंधों में मिलते हैं। विशिष्ट शैली एवं व्यक्तिगत स्पर्श से उनके विचार विषय परक निबंध भी रोचक बन गए। श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, पदुम देवलाल, पुन्ना लाल बख्शी इस युग में पूरा बराबर लिखते रहे हैं। इसी समय प्रेमचंद्र ने मुहावरेदार, सजीव एवं सरल व्यवहारिक शैली के आदर्श उपस्थित किया। प्रसाद जी ने भी, जयशंकर प्रसाद की बात हो रही है, प्रसाद जी ने भी कतिपय पांडित्यपूर्ण एवं मौलिक निबंध लिखे। सियाराम शरण गुप्त के निबंध संग्रह झूठ सच के निबंधों में उनके गांधीवादी व्यक्तित्व की गहरी छाप है। अब क्वेश्चन आ सकता है, गांधीवादी निबंध की गहरी छाप किस निबंध में है? तो झूठ और सच। और किसने लिखा? तो सियाराम शरण गुप्त जी ने। गुप्त जी, बस गुप्त नाम सियाराम, सियाराम जग में, ठीक है। तो सियाराम गुप्त जी हैं, गुप्त जी, गुप्ता जी, यही झूठ सच लिखते हैं। साहित्य विधेयक, साहित्य विषयक निबंध परंपरा के परवर्ती लेखकों में हजारी प्रसाद द्विवेदी, नागेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा अज्ञे आदि मुख्य हैं। तो कह सकता है साहित्य विषयक निबंध पर फेमस निबंधकारों के नाम बताइए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, नागेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी जी, रामविलास शर्मा और ये 5 लोग हैं। महादेव वर्मा ने साहित्यिक निबंध लिखे हैं। छायावाद के प्रमुख आलोचक नागेंद्र के निबंधों का विशाल संग्रह आस्था के चरण नाम से प्रकाशित है। और छायावादी कवि निराला के प्रबंध पद्म, प्रबंध प्रतिमा, चयन, चाबुक के अनेक निबंधों में तीखा व्यंग है, जिसे पढ़कर के पाठक तिलमिला उठता है। कभी पढ़े होंगे तो तिलमिलाए होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो कहाँ से तिलमिलाएंगे। चलिए, पीआरटी वाले ऐसे भी इतना नहीं पढ़ते हैं, मतलब कि डिटेल में। साथ ही भावात्मक एवं शुद्ध आत्मपरक निबंधों की परंपरा भी बराबर चलती रही है। शांति प्रिय द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, वियोगी हरि, सियाराम शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामवृक्ष बनीपुरी, रघुवीर सिंह, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, विवेकी राय निबंध स्वानुभूति से भरे हुए हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट होगा तो हम वहां बोल देंगे कि यही चीज इंपॉर्टेंट है। अभी मैं सिर्फ डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इतना डिटेल में पूछेगा नहीं। व्यक्तिगत निबंधों का उत्कर्ष हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय और विवेकी राय के निबंधों में देखने को मिलता है। देखो, डिटेल जानते रहोगे तो क्या हर्ज है, पूछे ना पूछे, मन को तसल्ली तो आएगी थोड़ा कि पढ़े तो पूरा है, इसी में से तो आएगा। एक वीडियो नहीं देख सकते हैं पूरा, 1 घंटे का भी अगर हो गया तो देख लीजिए। इस 1 घंटे से आपको अगर मिल रहा है कम से कम 7-8 मार्क्स, हमने पहले बार में इंट्रोडक्शन में 5 बोल दिया था, उससे ज्यादा ही का मुझे दिख रहा है इसमें, क्योंकि बहुत सी चीजें इसमें आपको हिंदी साहित्य वाली पार्ट भी आ गई है, जिसमें से क्वेश्चन बन के आएगा भाई। तो ये एक वीडियो आपको कम से कम 8 से 10 मार्क्स दिलाएगा। मन से देखिएगा इसको, बार बार रिपीट करके देखेंगे तो और अच्छा रहेगा आपके लिए। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के संधि काल के निबंधकार बाल मुकुंद गुप्त के व्यंग्यात्मक निबंधों का प्रगतिशील लेखकों ने भी बहुत संवर्धन और विकास किया है। इसका मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं ज्वाइन किया अभी तक तो। अब आइए कहानी, और दूसरा पार्ट यही है किसका? गद्य विधा का दूसरा पार्ट, कहानी। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मनीष ओझा बोल रहे हैं। हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं में कहानी सबसे लोकप्रिय और प्राचीन विधा है, ठीक है। सबसे भैया लोकप्रिय है और प्राचीन भी है, ठीक है। पुरानी भी है और लोकप्रिय भी है। एक तो पुरानी, ऊपर से लोकप्रिय, क्या ही कॉम्बो जलवा है कहानी जी का। यह जीवन के किसी एक मार्मिक अंश या घटना को सजीव चित्रण करती है। सजीव में, लाइव में अगर आपको चित्रण करना हो किसी को, तो आप स्टोरी टेलिंग करके कर सकते हैं कि नहीं बताइए। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, गाते ही तुरंत छवि चित्रित हो जाती है ना, तो सजीव चित्रण कर देती है कहानी। कहानी के मुख्य तत्व और स्वरूप का वर्णन निम्नलिखित है। पहला तो कहानी की परिभाषा जान लीजिए। कहानी वह लघु गद्य रचना है जिसमें पात्रों के चरित्र चित्रण और कथानक के माध्यम से किसी विशेष प्रभाव की सृष्टि की जाती है, ठीक है। पात्रों का चरित्र चित्रण होता है। पात्र समझते हो ना, लोटा थरिया नहीं है। पात्र मतलब यहाँ पे सामान से नहीं, पात्र मतलब कैरेक्टर, कौन कौन से इसमें कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। चरित्र चित्रण, कैरेक्टर की बात हो रही है और चरित्र की भी बात हो रही है इसमें। कथानक के माध्यम से किसी विशेष प्रभाव को बताया जाता है। कथानक मतलब क्या? नरेटर, जो आपको कहानी बताता है। नरेटर, जैसे मैं आपके लिए कथानक का काम कर रहा हूं, कहानी ही तो बता रहा हूं आपको पूरी पूरी गतिविधि की, तो सुनिए मेरे मुख से।
कथानक के रूप में। मुंशी प्रेमचंद के अनुसार कहानी वह रचना है जिसमें कि जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक के मुख्य उद्देश्य होता है। लेखक का मुख्य उद्देश्य क्या है मुंशी प्रेमचंद जी के अनुसार कहानी में? तो कहानी वह रचना है जिसमें कि जीवन के किसी अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है। कहानी के अनिवार्य तत्व कौन कौन से अनिवार्य तत्व है? देखिए, एक सफल कहानी के 6 प्रमुख तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन सा? एक तो कथानक, प्लॉट, यह कहानी की ढांचा या मूल घटना होती है। कथानक मतलब जो घटना, जहां पे मेन घटना क्या है वो कहलाती है। पात्र, दूसरा, देखो पहला है कथानक, दूसरा है पात्र एवं चरित्र चित्रण, तीसरा है कथोपकथन संवाद, क्या बोला गया, चौथा है देश काल और वातावरण कैसा है, पांचवा है भाषा शैली कैसी है, और छठा है उद्देश्य क्या है इस कहानी का। तो आओ इसको डिटेल में थोड़ा देख लो। तो कथानक तो जान लिए। पात्र चरित्र चित्रण क्या है? कहानी के नायक और अन्य पात्र जिनके माध्यम से कथा आगे बढ़ती है। हीरो हीरोइन, हीरो हीरोइन, नायक नायिका, इसी को बोलते हैं पात्र। ठीक है। कथोपकथन संवाद, पात्रों के बीच होने वाली बातचीत जो कहानी को गति देती है। अरे जो बातचीत हुआ, एपिसोड पढ़ते, अरे सुनते हो ना, देखते हो ना खूब, राशि बहू गोपी बहू एपिसोड है, तो वही संवाद, क्या क्या हुआ, रसोड़े में क्या है, देश काल और वातावरण, घटना किस समय और किस स्थान पर घट रही है उसका सजीव चित्रण भी ये देश काल और वातावरण को बताता है। ठीक है। कहाँ पे हुआ है, किस समय हुआ है, कौन से जगह पे हुआ है, यही तो कहानी में। ये नहीं रहेगा तो प्लॉट ट्विस्ट कैसे आएगा बताइए? घूम फिर के नहीं पता चलेगा, स्टोरी कैसे पता चलेगा? भाषा शैली, लेखक की अभिव्यक्ति का ढंग, जैसे वर्णनात्मक, संवादात्मक या आत्मकथात्मक। देखो, आत्मकथा तो आप जानते होंगे क्या होता है, ऑटोबायोग्राफी, अंग्रेजिया तो जानते ही होंगे आप लोग, सब लोग। हिंदी भले नहीं जानते हो, भले ही देश की भाषा हिंदी में होनी चाहिए थी, लेकिन आप लोग अंग्रेजी जानेंगे। तो आत्मकथात्मक रूप से ऑटोबायोग्राफी, और वर्णनात्मक रूप से डिटेलिंग, और या संवाद रूप से बातचीत वाला जरिया, भाषा शैली कौन सी है ये देखना होता है। और उद्देश्य, उद्देश्य कैसा है? प्रत्येक कहानी का कोई ना कोई संदेश या तो मानवीय सत्य होता ही होता है। ठीक है। कोई तो या तो सत्य है, फैक्ट बेस्ड पे होगी, या कोई संदेश दे रही होगी, कोई मैसेज दे रही होगी कहानी। ठीक है। तो कहानी के बारे में और भी डिटेल अगर होगा तो जरूर जानेंगे। देखिए, है हिंदी कहानी का विकास कैसे हुआ। जैसे निबंध का विकास देखा आपने, अब कहानी का विकास थोड़ा देख लीजिए। हिंदी कहानी के विकास को मुख्य रूप से प्रेमचंद को केंद्र में रखकर बांटा जाता है। प्रेमचंद को ही मुख्य रूप से केंद्र में रख दीजिए, केंद्र में एकदम प्रेमचंद जी को रख के बांटिए। पहला है प्रेमचंद के पूर्व, दूसरा है प्रेमचंद के युग, और तीसरा है प्रेमचंद्रोत्तर युग। देखो नाम से क्लियर है, पहले, पूर्व, प्रीवियस, पहला नंबर प्रेमचंद जी से पहले, दूसरा नंबर प्रेमचंद जी के समय में, अब तीसरा नंबर प्रेमचंद जी के बाद। प्रेमचंद जी को देख करके बता दीजिएगा। तो प्रेमचंद के पूर्व युग में कौन थे? किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती, चंद्रधर शर्मा की गुलेरी, की उसने कहा था, किसने कहा था मुझे भी नहीं पता, पर ये चंद्रधर शर्मा जी ने लिखा था, उसने कहा था, कोई कहा होगा उनको उसी की कहानी बना दी है। और किशोरीलाल गोस्वामी जी का इंदुमती, इंदुमती, भानुमती किशोरीलाल गोस्वामी। देखिए ये सब बातें मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि दिमाग में घर कर जाए, बस दिमाग में छप जाए। प्रेमचंद युग, प्रेमचंद के समय में तो क्या होगा, प्रेमचंद की खुद ही युग ही चले तो प्रेमचंद से फेमस कौन होगा? जब प्रेमचंद से ही हम कहानी का विकास देख रहे हैं कि पहले, बाद में और उनके समय में, तो उनके समय में जितना प्रेमचंद का कहानी होगा, गोदान गबन जितना भी है, उपन्यास उपन्यास जो भी कहानी है, दो बैलों की कथा, सब जो है उसको आप याद कर लीजिएगा, ध्यान में रख लीजिएगा। प्रेमचंदोत्तर युग, प्रेमचंद्र के बाद का युग का मनोवैज्ञानिक, इसमें प्रगतिशील कहानियां लिखी गई, जैसे जैनेन्द्र जी द्वारा और अज्ञेय जी द्वारा। नई कहानी आंदोलन भी हुई थी 1950 के बाद। मोहन राकेश, नाम एक ही है, मोहन राकेश साथ में है, देखो इनका कोई टाइटल नहीं दिख रहा है, तो टाइटल से क्या मतलब है? तो कमलेश्वर और राजेंद्र यादव ने आधुनिक जीवन की विसंगतियों को दर्शाया है। आधुनिक जीवन की जो विसंगतियां हैं, कमियां हैं, क्या क्या देखो विडंबनाएं हैं, उसके बारे में बताया। आयरनी, विसंगतियां, आयरनी तो समझ ही जाते होगे, है कि नहीं? सरकाजम।
विशेषताएं, विशेषताएं क्या हैं? पहला है कहानी भी संक्षिप्त होनी चाहिए, छोटी मुखी कहानी हो, छोटी मोटी है। इसमें उपन्यास की तरफ विस्तार नहीं चाहिए, बल्कि प्रभाव अधिक होता है। प्रभाव बहुत हो, लेकिन भाई साहब विस्तार नहीं, विस्तार नहीं चाहिए, प्रभाव हो भले ही। छोटी सी कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाए, यही हो संक्षिप्तता हो। दूसरा बात, एक निश्चितता होनी चाहिए विशेषता के रूप में कहानी में, यह जीवन के किसी एक अंश पर केंद्रित होती है। ये नहीं कि कहानी कह रहे हैं 50 लोग उसमें जोड़ लिए, 7 लोगों की कहानी एक साथ घुमानी, तो ये तो उपन्यास हो गया, फिर नहीं, वो कहानी नहीं। कहानी होनी चाहिए एक पे केंद्रित हो भैया। हाँ। रोचकता, पाठक की जिज्ञासा अंत तक बनी रहनी चाहिए, ठीक है। रुचिकर हो, इंटरेस्टिंग कहानी होनी चाहिए भाई साहब। हाँ, कहानी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, तब चलेगा फिल्म, नहीं तो नहीं चलेगा, समझे बाबू। अब आते हैं जीवनी। लो, आ गई तुम्हारी जीवनी। जीवनी तो तीसरे नंबर की गद्य विधा के रूप में हम पढ़ने वाले हैं, और चौथे नंबर पे आत्मकथा पढ़ेंगे, और पांचवे पे रिपोर्टाज। चलो, जीवनी बहुत छोटा है, ज्यादा नहीं इसमें। हमने इसमें जीवनी को स्पेशली उतना नहीं रखा, आत्मकथा भी उतना ही नहीं रखा है जितना कि काम का है। जीवनी और आत्मकथा और रिपोर्टाज, ये तीनों पार्ट तो आपका निबंध का है, तो निबंध में इतना सारा कुछ पढ़ लिया है, हाँ, ढिंढोरा पूरा। तो इसमें क्या, थोड़ा सा पढ़िए जीवनी के बारे में। जीवनी किसी व्यक्ति के जीवन का लिखित वर्णित वृतांत होता है। इतिहास लेखक की भांति जीवनी लेखक भी अपने चरित्र नायक के जीवन का वर्णन सत्य घटनाओं के आधार पर करता है भैया, फैक्ट बेस पे, सत्य, ट्रुथ, सत्य के आधार पर जीवनी लिखना। इतिहास लेखक घटनाओं का विवरण देता है और विश्लेषण करता है, जबकि जीवनी लेखक घटनाओं से आगे बढ़कर अपने चरित्र नायक के जीवन का रोचक ढंग से चित्रण भी करता है। जीवनी माने बायोग्राफी भाई, किसी के जीवनी लिखोगे तो बायोग्राफी ही ना हुआ उसका। हाँ, तो बायोग्राफी, जीवनी। जीवनी में व्यक्ति विशेष के संबंध में बिखरी पड़ी सामग्री का सुसज्जित रूप होता है, ठीक है। वास्तव में जीवनी लेखक की कला का रहस्य चरित्र नायक के जीवन की घटनाओं की सत्यता की रक्षा करते हुए उनके आधार पर उसके व्यक्तित्व की पुनः सृष्टि करना ही है। चरित्र नायक के जीवन की विविध घटनाओं में से आवश्यक घटनाओं को चुनकर जीवनी लेखक ऐसी शैली में प्रस्तुत करता है जिसमें जीवनी कथा शैली रोचक हो उठती है। तो जीवनी के बारे में जो चीज बताया गया है वो जीवनी लेखक के, तो जैसा कि हम बता रहे थे कि जीवनी जो है वो बायोपिक कहते हैं, इंग्लिश में आप भली भांति समझ जाते होंगे, सॉरी, वो ऑटोबायोग्राफी नहीं, बायोग्राफी, हाँ बायोग्राफी भी बोल सकते हो, बायोपिक भी बोल सकते हो। बायोपिक, जैसे मैरी कॉम पे बायोपिक बनी है ना, या एमएस धोनी पे बनी है, एमएस धोनी अनटोल्ड स्टोरी बनी है, तो यही है बायोपिक। बायोपिक मतलब किसी की कहानी जीवनी के रूप में लिख देना, ठीक है, कथा शैली को रोचक बना करके, इंटरेस्टिंग बना करके थोड़ा। आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, क्या होती है ऑटोबायोग्राफी? खुद से किसी लेखक द्वारा खुद ही की बायोग्राफी लिख देना, खुद ही के बारे में कहानी लिख देना, कोई बचपन से लेकर के अभी तक के जो भी चीज, वो है आत्मकथा। आत्मकथा व्यक्ति द्वारा स्वयं के जीवन के प्रसंगों की व्याख्या होती है। जिस प्रकार जीवनी में लेखक अपने चरित्र नायक की प्रशंसा प्रवृत्ति नहीं छोड़ पाता, उसी प्रकार आत्मकथा लेखक भी प्रायः जीवन का सिंहावलोकन करते समय प्रायः गुणों का बखान ही करता है। अपनी बखान ही करेगा, कोई अपना बड़ा ही करेगा, तभी तो आत्मकथा लिखेगा। आत्मकथा लिख करके लेखक आत्म परीक्षण एवं आत्म परिष्कार करना चाहता है। इसके अतिरिक्त यह भी चाहता है कि उसके अनुभवों का लाभ संसार के अन्य लोग भी उठा सके, अनुभव का लाभ उठा सके, यही चीज के लिए तो कोई आत्मकथा लिखता है। मेरी जीवन गाथा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आत्मकथा का संक्षिप्त रूप है, जिसमें कि आत्मकथा की बहुत सी विशेषताएं सन्निहित हैं। क्वेश्चन बन के आ जाएगा, मेरी जीवन गाथा किसकी आत्मकथा है? तो आपको बताना होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। और लास्ट पार्ट जो कि पांचवा है, जिसको रिपोर्टाज बोलते हैं हिंदी में, हिंदी तो नहीं है ये भी, अभी पता चलेगा कि कौन सी भाषा में है, ये लिखा भी है, आपको दिख रहा होगा। रिपोर्ट इंग्लिश में, और फ्रांसीसी भाषा का शब्द है रिपोर्टाज, और अंग्रेजी भाषा शब्द है रिपोर्ट, इसका निकटतम संबंध है। रिपोर्ट समाचार पत्र के लिए लिखी जाती है, कोई रिपोर्ट जो है समाचार पत्र के लिए लिखी जाती है, न्यूज़पेपर के लिए, ठीक है, समाचार पत्र के लिए। ये चीज आप
समाचार पत्र के लिए रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट राइटिंग आपको इंग्लिश में भी दिया हुआ है, सिलेबस में मेंशन्ड है। तो रिपोर्ट राइटिंग आप समाचार के लिए, न्यूज़पेपर के लिए लिखते हो ना, न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट राइटिंग होती है, तो न्यूज़पेपर के लिए ही रिपोर्ट यानी रिपोर्टाज लिखा जाता है। उसमें साहित्यिक तत्व प्राय नहीं होते हैं। रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को ही रिपोर्टाज कहते हैं। आंखों देखी घटनाओं पर ही रिपोर्टाज लिखा जा सकता है। कोई चीज आपने देखा है, इंसिडेंट, आई विटनेस हैं आप इसके, तभी आप इसको लिखेंगे, जो भी रिपोर्ट लिखेंगे। रिपोर्टाज का विषय कभी कल्पित नहीं होता है, कल्पना के अनुसार नहीं होता है। कोई आप कोई इमेजिनेशन करके नहीं लिखेंगे, इमेजिनेशन करके रिपोर्ट बिल्कुल भी नहीं लिखी जाएगी, ठीक है। तथ्य को रोचकता प्रदान करने के लिए इसमें कल्पना तत्व की सहायता ली जा सकती है। रिपोर्टाज लेखक को पत्रकार तथा कलाकार दोनों को ही जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। तो ये चीज है, रिपोर्ट लास्ट हो गया। तो हमने आज पांचों प्रकार पढ़ लिया, जान लिया, समझ लिया। आज हमने क्या क्या जाना? हमने सबसे पहले जाना गद्य विधा का पहला रूप निबंध। निबंध से बढ़ते हुए हम कहाँ तक पहुंचे? कहानी तक। कहानी दूसरा रूप था। कहानी से हम तीसरे रूप पे आए, कौन से रूप में? जीवनी। जीवनी, जिसको हम बायोग्राफी बोलते हैं, तीसरा रूप। फिर इससे चौथे रूप पे आए, क्या? जीवनी से आत्मकथा। किसकी जीवनी? खुद की जीवनी जब लिखनी जाए तो वह ही आत्मकथा कहला जाती है। और पांचवा और आखिरी रिपोर्टाज, रिपोर्ट। अब ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो गई। अब जो है आप क्या कर सकते हैं? अच्छा लगे तो भाई एक ही चीज बोलूंगा, लाइक कर देना। हर बार बोलता हूँ, करते नहीं हो। 50 लोग अगर देखेंगे तो 5 लोग लाइक करेंगे, क्या मतलब है भाई? पसंद नहीं आती है क्या? इतना खराब बताता हूँ? हाँ, लाइक कर दो। और आगे भी ऐसे ही बने रहो दोस्त, इस पे अच्छी अच्छी चीजें बनाए बताई जाती हैं, तो लाइक करिए, शेयर करिए अच्छे लोगों के बीच में, जो भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं केपीएसपीआरटी के लिए। और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आगे भी बेल आइकन दबा लीजिए, और टेलीग्राम चैनल लिंक ज्वाइन कर लीजिए। अगर नहीं है तो मैं फिर से इसमें डाल दूंगा, इसी वीडियो में ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहीं पे आपको पीडीएफ वगैरह जो भी चीज़ें हैं मिलती रहेंगी, और अपडेट भी आपको प्राप्त होता रहेगा। ओके, तो यहीं तक रहने देते हैं। आज रात में वीडियो नहीं बन रही है, इसीलिए गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, गुड इवनिंग बोलो, गुड आफ्टरनून बोलो, जो भी है, 4 बजे के टाइम का बन रहा है तो। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।